महफूज जगह जहाँ पर उनके अंडे क्या रहेंगे, महफूज रहेंगे। अब इस फ्लावर में कौन है, तो एक फ्लावर है उसका नाम है अमॉर्फोफेलस। एक फ्लावर है जिसका नाम क्या है, अमॉर्फोफेलस। ये फ्लावर है, देखिए देखिए कितना बड़ा फ्लावर है कि यहाँ पर वो इजीली अपने क्या रख सकते हैं, यहाँ पर वो अंडे रख सकते हैं। तो जो फ्लावर है वो फ्लावर, ये जो अमॉर्फोफेलस फ्लावर है, ये क्या करेगा, ये इनको जगह प्रोवाइड करेगा जहां पर वो जानदार अपना अंडा रख सकता है, उसका अंडा वहां पर महफूज रहेगा। ये जो अमॉर्फोफेलस फ्लावर है, तो इनके जो फूल होते हैं, तो लंबे लंबे फूल होते हैं और उसके अंदर बहुत सारी जगह होती है। अगर उसकी एक मिसाल ले तो उसका खुद फूल ही कितना होता है, 6 फीट के करीब इसका होता है, यानी एक इंसान के हाइट का, एक इंसान की हाइट के करीब इसका एक फ्लावर होता है। और इससे मिलता जुलता, यानी अमॉर्फोफेला से मिलता जुलता एक और पौधा है जिसको कहा जाता है युक्का। क्या कहा जाता है इसको, युक्का। ये देखिए युक्का प्लांट, और ये जो युक्का प्लांट है, तो इस युक्का प्लांट के साथ जो जानदार लगा रहता है उसको कहा जाता है युक्का माउथ। युक्का माउथ, तो ये इसकी फर्टिलाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो युक्का प्लांट है, तो यूका प्लांट क्या करता है, उसके परवाने के जो यूका प्लांट है, उस यूका प्लांट पे कौन परवान चढ़ता है, परवाना, यानी उसको चाहने वाले, जैसे हम बोलते हैं ना आग और आग के साथ जो होता है वो पतिंगा, उसको हम बोलते हैं परवाना। तो उसी तरह से ये जो यूका प्लांट है उससे रिलेटेड भी एक मॉथ है, एक इंसेक्ट है जो उस प्लांट के साथ ही रहेगा। जहां परवाना और पौधा दोनों अनवा एक दूसरे के बगैर अपना दौरा हयात तकमील नहीं कर सकते। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको याद रखना है कि ये दोनों भी एक दूसरे को, मतलब ये क्या होता है, ये ले दे का मामला होता है। कुछ चीजें वो फ्लावर को देगा और फ्लावर से कुछ चीजें लेगा। अब ये दोनों भी एक दूसरे से ले दे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका डेवलपमेंट, इनकी दौरे हयात, इनकी जिंदगी का जो पूरा लाइफ टाइम है वो कंप्लीट होने के लिए, तो ये दोनों एक दूसरे को ले दे क्यों करते हैं, क्या एक दूसरे को क्या शेयरिंग करते हैं, और जो चीज ये शेयर करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, उनकी जिंदगी आगे बढ़ती है। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो वो युक्का ही दे सकता है, और उस युक्का के देने की वजह से उस युक्का मौत का डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजेशन के लिए, एग डेवलपमेंट के लिए, या उनके जो बच्चे होंगे उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों के बीच में, यानी इंसेक्ट ही फर्टिलाइजेशन क्यों करवा रहा है, इंसेक्ट इसलिए फर्टिलाइजेशन करवा रहा है क्योंकि उस फ्लावर से, उस प्लांट से, उस इंसेक्ट को कुछ ऐसी चीजें मिलती है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी की तकमील होती है, उसके दौरा हयात मुकम्मल होता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। फिर परवाना बैज़ेदानी के खाने में अंडे देता है। ये जो परवाना है युक्का प्लांट का, वो क्या करता है, जो बैज़ेदानी है उस बैज़ेदानी के खाने में जाके क्या देता है, अंडे। अब अगर अगर वहां अंडे देगा तो उस अंडों की क्या हो जाएंगे, हिफाजत हो जाएगी। और जब वो अंडे देने जाता है, तो अंडे देने जाएगा तो क्या होगा, बदले में फूल में क्या करेगा, परवाने के जरिए क्या हो जाएंगी, जेरगी। क्यों, क्योंकि ये जो मौत था, युग का मौत, ये किसी और फ्लावर के ऊपर बैठकर आया होगा, ये किसी और फ्लावर के साथ इंटरेक्शन करके आया होगा। तो 101% इसके पाऊ के ऊपर या तो बहुत सारे पोलन लग गए होंगे, या इसके जिस्म के ऊपर बहुत ज्यादा पोलन लग गए होंगे। जब ये किसी दूसरे फ्लावर के पास जाकर बैठेगा, जब वो अंडा देने के लिए बैठेगा, तो अपनी बॉडी को हलचल कराएगा, जो भी कराएगा, तो उस वक्त उसके बॉडी पे जितने भी पोलन है वो वहां पर गिर जाएंगे। वो फ्लावर बेसिक, वो जो पोलन है वो बेसिकली किसके ऊपर गिरेंगी, तो वो सारी की सारी पोलन पिस्टल के ऊपर, और पिस्टल के भी किस पार्ट के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। इस तरह से वहां पर क्या हो जाएगा, पूरा फर्टिलाइजेशन का अमल हो जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे ही बीजों की नमू शुरू होती है, जब इसी बीजों की नमू, यानी अब क्या हो गया, एग और स्पर्म, ये सॉरी, पोलन और ओविल, इन दोनों का इंटरेक्शन हो गया, उसकी वजह से क्या बन गया, बीज। अब उस बीज के अंदर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर नमू होना शुरू हो जाएगी, उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तब क्या होगा, परवानों के लार्वे अंडों से बाहर निकल आएंगे। अब जैसा जैसा बीज डेवलप होंगे वैसा वैसा इनका भी डेवलपमेंट होगा, वो जो एग है उनके अंदर भी डेवलपमेंट होगा। जैसा हम लोग कहते हैं कि जो मुर्गी होती है, मुर्गी के अंडे पे हम मुर्गी को बिठाते हैं, क्योंकि वो कई 40-14 डेज तक वो उनको हैच करती है। हैच करने का मतलब उनको वो उतना इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, गर्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। उस गर्म इन्वायरमेंट की वजह से उनके अंदर डेवलपमेंट होता है, वो जाइगोट बनेगा, फिर उसके अंदर उसके उसकी आंख बनेगी, नाक बनेगी, कान बनेंगे, उसका हार्ट बनेगा। इसी तरह से क्या हो रहा है कि जैसा जैसा बीज की नमो हो रही है,
तो बीज की नमू के दौरान में परवानों के जो लार्वे हैं उनके अंदर भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब बीज की नमू हो रही है तो वहां पर कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से लार्वे के अंदर जो लार्वो जो परवाने हैं उस परवाने के लार्वे बनना शुरू होंगे, उस अंडे से लार्वे बनना शुरू होंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो बीज के अंदर जो जो भी रिएक्शन हो रही है, उस बीज के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है या उस बीज के अंदर ग्रोथ की वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस किसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं? वो चेंजेस उन अंडों के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। और अंडों के ऊपर असरअंदाज होने की वजह से उन अंडों के अंदर भी क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दोनों भी एक दूसरे के लिए अपना अपना दौरे हयात क्या करने, तकमील करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए कोई भी पतिंगा किसी भी फ्लावर के पास जाके बैठता है तो नतीजे में होता क्या है कि उस पतिंगे का या उस इंसेक्ट का या उस जानदार का भी डेवलपमेंट होगा, प्लस उस दरख्त का भी, उस प्लांट का भी क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर ये जो ज़ेरगी का अमल इन जानवरों के ज़रिए हो रहा है, तो उसकी बड़ी वजह क्या है कि उस जानदार को उस फ्लावर से या उस पौधे से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिल रही है, जिसकी वजह से उसका अपना क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब बेगर्ज़ कोई काम नहीं है, यहाँ पर हर एक को दूसरे से कुछ ना कुछ गर्ज़ है, तभी जाके ये एक प्रोसेस होगा। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? ये लास्ट पॉइंट हमारा ज़ेरगी के अमल में रह गया था। ये वाले प्लांट भी बाइसेक्सुअल रहेंगे या फिर यूनिसेक्सुअल रहेंगे? हाँ, वैसे ही रहेंगे ये भी। और किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके ठीक। नाउ बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और कुछ चीजें इससे पहले भी हम इससे रिलेटेड पढ़ चुके हैं, जो मैं आपको बोलूंगा तो शायद आपको रिमाइंड हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। यहाँ जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं वो है भ्रूण अफजाइश तरीके या आउट ब्रीडिंग डिवाइस। भ्रूण का मतलब क्या है? ये जो भ्रूण है तो ये है ना, बेरून से बना हुआ है। बेरून मैं यहाँ लिख देता हूँ। बेरून, बेरून मतलब बाहरी। बेरून का मतलब क्या होता है? बाहरी। तो हम ऐसा बोलते हैं ना, बेरूनी, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो यहाँ पर ये जो बात हो रही है भ्रूण अफजाइश, ये भ्रूण अफजाइश का मतलब क्या है? बेसिकली ये बेरून होना चाहिए था, बेरून होना चाहिए था, लेकिन अब वो उर्दू में लिखा हुआ है, या तो अब ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये अल्फाज के अंदर शायद गलती हुई इसलिए इस तरह लिखा हुआ है। लेकिन याद रखना कि ये क्या है? बेरून अफजाइशी तरीके, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। क्या बोला जाता है इनको? आउट ब्रीडिंग डिवाइस। अब हम ये जो पढ़ने वाले ये टॉपिक इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर बहुत लॉजिकल कुछ चीजें हैं जो हमको भी हमारे माहौल में, हमारे एनवायरनमेंट में हमको देखने को मिलता है, और हमको भी ये सोचने पे कुछ चीजों के लिए मजबूर करता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सोचने के लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब होता क्या है कि ज्यादातर जो फूलदार पौधे हैं, हमको मालूम है कि वो दो सिन्फी है। दो सिन्फी है मतलब मेल भी है उसके अंदर, फ्लावर पार्ट भी है उसके अंदर, स्टिग्मा भी है और स्टेमन भी है। इसलिए हम कहते हैं कि हर्मोफोरडाइट्स, उनको क्या कहते हैं हम? हर्मोफोरडाइट। हर्मोफोरडाइट मतलब ऐसे पौधे या ऐसे जानदार जिनके अंदर दोनों भी सेक्स हो, वो एक ही वक्त में मेल भी हो, एक ही वक्त में फीमेल भी हो। तो अब यहाँ पर हम प्लांट की केस में क्या कहेंगे? प्लांट की केस में हम ये कहेंगे कि उसके पास पिस्टल भी है और उसके पास स्टेमन भी है। तो ज्यादातर जो फूलदार होते हैं वो कैसे होते हैं? दो सिन्फी होते हैं, उनको कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट्स। इसको याद रखना, हर्माफ्रोडाइट उनको कहा जाता है। फिर एक ही फूल के, एक ही फूल के पोलन ग्रेन्स का उसके स्टिग्मा से रब्त का इम्कान होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल कंसीडर करिए कि ये फ्लावर है, यही फ्लावर का ये स्टेमन है और यही फ्लावर का ये स्टिग्मा है, तो यहाँ जो भी पोलन बनेंगे वो पोलन हो सकता है कि यहीं पर गिरे। तो बहुत ज्यादा चांसेस क्या है? बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि एक ही फ्लावर हो, एक ही फ्लावर हो और उसी के पोलन का उसी के स्टिग्मा के साथ इंटरेक्शन हो। अब अगर इस तरह का अमल होता है तो इस मुसलसल खुद जेरगी का नतीजा, ये जो मुसलसल खुद जेरगी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। खुद जेरगी का मतलब क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। यानी सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि उसी के पोलन, उसी के स्टिग्मा,
एक ही फ्लावर के पोलन, एक ही फ्लावर के स्टिग्मा, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। तो अगर मुसलसल खुदजेरगी का अमल होगा, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन का अमल होगा, तो इनब्रीडिंग का वहां पर क्या होने के चांसेस हो जाएंगे, इनब्रीडिंग के, यानी दरून अफजाइश। दरून अफजाइश मतलब इंटरनल इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन से प्रॉब्लम क्या होंगी, मैं वो आगे आपको समझाऊंगा। तो मुसलसिल खुदजेरगी का मतलब क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन का नतीजा क्या निकलेगा, सेल्फ पॉलिनेशन का नतीजा निकलेगा इनब्रीडिंग, और इनब्रीडिंग के दबाव की शक्ल में निकलता है। यानी जब खुदजेरगी होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा, तो उस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, उस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से हमको देखने को मिलेगा इनब्रीडिंग। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, इनब्रीडिंग। अब इस इनब्रीडिंग का नुकसान क्या है, इनब्रीडिंग का नुकसान ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्लावर है, फॉर एग्जांपल ये कोई फ्लावर है, इस फ्लावर की हाइट 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जो इस फ्लावर से जो नई जनरेशन आएंगे, उनकी हाइट भी कितनी रहेंगी, 3.7 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन जब भी फ्लड आता है, जब भी बारिश आती है, तो इनकी हाइट कम होने की वजह से ये फ्लावर पूरे पानी में डूब जाते हैं। अब ये फ्लावर अगर पानी में डूब गए, तो उस किसान का क्या हो जाएगा, नुकसान। लेकिन एक फ्लावर है, दूसरा फ्लावर है, इस फ्लावर के ऊपर, इसकी जो फ्लावर है, इस फ्लावर की हाइट तकरीबन 6 सेंटीमीटर है। इस फ्लावर की हाइट क्या है, 6 सेंटीमीटर है। जब भी बारिश आती, इससे जितने भी नए फ्लावर आएंगे, उनकी भी हाइट 6 सेंटीमीटर रहेंगी। बारिश जब भी आएंगी, तो इसकी क्या हो जाएंगी, हिफाजत हो जाएंगी, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, और हाइट ज्यादा होने की वजह से पानी इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि इसी का स्टमन है और इसी का स्टिग्मा है, और इससे जो नई जनरेशन जो आ रही है, उनकी हाइट हमेशा 3.5 रहेंगी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इसका स्टिग्मा ले और इसका पोलन ले, इसका स्टिग्मा ले और इसका पोलन ले, और उनके बीच में इंटरेक्शन करवाए, तो इससे जो फ्लावर होगा, तो फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करिए कि उसकी हाइट 5.6 हो जाए। 5.6 होने की वजह से अब ये फ्लावर भी क्या हो जाएगा, पानी से बच जाएगा। तो सेल्फ इनब्रीडिंग का नुकसान क्या है, सेल्फ इनब्रीडिंग का नुकसान ये है कि सिर्फ एक ही किस्म के फ्लावर आपको हमेशा मिलेंगे, और जो उसके अंदर कमी है, वो कमी हमेशा रहेगी। नतीजे में वो जो नुकसान है, वो नुकसान हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो इनब्रीडिंग की वजह से क्या होता है, खुद सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या होता है, कोई वेरिएशन नहीं आता, कोई फर्क नहीं आता, कोई तब्दीली नहीं आती। तो ये जो बड़ा प्रॉब्लम है, ये इनब्रीडिंग का प्रॉब्लम है। तो कभी भी अगर कोई फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन का अमल अगर पोलन ग्रेन और स्टिग्मा जो एक ही फ्लावर के अगर होते रहे, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को कहा जाता है इनब्रीडिंग, और उसको कहा जाता है दरून अफजाइश। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, वो होता है आउटब्रीडिंग। तो जो फ्लावर होते हैं, उन फ्लावर के अंदर अक्सर ये अमल देखने को मिलता है। अब इस अमल का उल्टा क्या है, या इस अमल को बचाने का नतीजा क्या है, तो फूलदार पौधे क्या करते हैं, फूलदार पौधों ने खुद जेरगी को रोकने और पार जेरगी मतलब आउटब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए कई तरीके निकाले हैं। खुद जेरगी मतलब सेल्फ, जो उनका अपना इनब्रीडिंग का अमल होता है, उसको रोकने के लिए, या हम ये कहेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए उन्होंने कौन सा अमल निकाला है, पार जेरगी का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन, और उसका मीनिंग क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो एक अमल है जिसको हम कह रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा अमल है वो है क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो प्लांट है, उन प्लांट को ये समझ में आया कि जब भी हमारे अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस सेल्फ फर्टिलाइजेशन का नतीजा क्या निकलता है, इनब्रीडिंग। और इनब्रीडिंग अगर होगा, तो इनब्रीडिंग की वजह से हो सकता है कि हम अपनी फर्टिलिटी खो दे, या हमारे अंदर जो खामी है, वो खामी हमेशा बरकरार रहे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए स्टार्ट किया पार जेरगी को बढ़ावा देने के उन्होंने क्या करे, कई तरीके ढूंढ के निकाले। अब क्या होता है कि कुछ जो फ्लावर है, कुछ जो पौधे हैं, उनकी अनवा में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स के निकलने और स्टिग्मा की उन्हें वसूल करने की जो सलाहियत है, उसमें हम आहंगी नहीं होती। मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि जो फ्लावर होते हैं, वो फ्लावर क्या करते हैं, अगर उनको ये लगता है कि हमारे फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन और स्टिग्मा
इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होना, तो वो फ्लावर, वो पौधे क्या करते हैं, स्टेमन का डेवलपमेंट अलग टाइम पे करेंगे और पिस्टल का टाइम अलग टाइम पे, पिस्टल का डेवलपमेंट या पिस्टल का मैच्योरेशन का टाइम क्या करेंगे, अलग करेंगे। इस तरह से वो फ्लावर क्या करते हैं, उनके अंदर जो खुद जेरगी का अमल है, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन का अमल है या सेल्फ पॉलिनेशन का अमल है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छे से याद रखना है कि कुछ पौधे या कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो पोलन ग्रेन्स के निकलने और स्टिग्मा को उनको वसूल करने की जो सलाहियत है, उसके अंदर हम आहंगी नहीं आने देते। उनके जो मैच्योरेशन है वो एक साथ कभी नहीं होने देते। या या दूसरा दूसरा वो क्या करते हैं, या तो पोलन ग्रेन्स के निकलने और स्टिग्मा के वसूल करने के काबिल होने से पहले निकाल दिए जाते हैं। या तो फ्लावर क्या करेंगे कि जब पोलन ग्रेन बन गए उसी वक्त स्टिग्मा बनने वाले हैं, तो वो उसको क्या करेंगे, पोलन ग्रेन को जैसे ही पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट का टाइम होगा तब स्टिग्मा को निकाल देंगे। या अगर स्टिग्मा के डेवलपमेंट का टाइम हो गया तो वो पोलन ग्रेन को पहले ही रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से वो क्या करते हैं, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन का अमल है, जो इनब्रीडिंग का नुकसान है, उससे बचने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। या और क्या करते हैं, या फिर वो पोलन निकलने के बहुत पहले स्टिग्मा उन्हें वसूल करने के काबिल हो जाते हैं। या तो फिर वो क्या करते हैं कि पोलन अभी निकलने वाले, लेकिन पोलन निकलने के 1 महीना पहले स्टिग्मा डेवलप हो गया। अब स्टिग्मा के पास 1 महीने के बाद वो सलाहियत तो बचेंगी नहीं। नतीजे में ये होगा कि अगर पोलन निकल भी जाए तो स्टिग्मा के साथ उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, और अगर उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं हुआ तो कोई फर्टिलाइजेशन का अमल नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जिसको याद रखना है, वो बेसिक कंसेप्ट जिसको मैं समझा रहा हूँ, वो ये है कि फ्लावर अपने अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, खुद जेरगी का अमल ना हो, इसलिए फ्लावर क्या करते हैं, स्टिग्मा का डेवलपमेंट और पोलन का डेवलपमेंट दो अलग अलग वक्त पर करते हैं। वो कभी भी उन दोनों के डेवलपमेंट का टाइम एक जैसा नहीं रखते। या तो पोलन बहुत पहले डेवलप हो जाएगा, फिर उसके बाद स्टिग्मा डेवलप होगा, या बहुत पहले स्टिग्मा का मैच्योरेशन हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, और उसके बाद फिर पोलन का होगा। या फिर वो क्या करेंगे, उन दोनों के जो ड्यूरेशन है, डेवलपमेंट का जो ड्यूरेशन है, वो अलग कर देंगे। या स्टिग्मा को वो पहले रिलीज करवा देंगे, उसके बाद पोलन को रिलीज करवाएंगे, या पोलन को पहले रिलीज करवाएंगे, बाद में स्टिग्मा को रिलीज करवाएंगे। बेसिक कंसेप्ट ये याद रखना है कि वो कभी भी दोनों के डेवलपमेंट, दोनों के मैच्योरेशन को एक साथ नहीं होने देते। इस तरह से वो क्या करते हैं, खुद जेरगी के अमल को रोक देते हैं। इस तरह से वो इन ब्रीडिंग के अमल को रोक देते हैं। तो एक तरीका ये हो गया। फिर कुछ और दूसरे अनवा है, कुछ और भी किस्में हैं पौधों की। उनमें क्या होता है, उनमें एंथर्स और स्टिग्मा मुख्तलिफ पोजीशनों पर होते हैं। स्टिग्मा की पोजीशन कहीं और होंगी और स्टेमन की पोजीशन अलग होंगी। अब स्टिग्मा और एंथर, अगर इन दोनों की पोजीशन ही अलग हो तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर उन दोनों के बीच में कोई ताल्लुक नहीं होगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, वो एक दूसरे के राब्ते में अगर नहीं आएंगे, तो नतीजे में वहां पर पोलन और स्टिग्मा का इंटरेक्शन नहीं होगा, वो दोनों भी एक दूसरे से राब्ते में नहीं आएंगे, और नतीजे में ये होगा कि वहां पर कोई भी पॉलिनेशन का अमल नहीं होगा। तो दूसरा, कुछ अनवा ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, एंथर और उनमें स्टिग्मा दो अलग अलग पोजीशनों पर होते हैं, दो अलग अलग लोकेशंस पर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एक ही फूल के पोलन उसके स्टिग्मा के राब्ते में नहीं आते। हालांकि वो एक ही फूल के पोलन है, एक ही फूल के स्टिग्मा है, एक ही फूल के हैं, लेकिन उनकी बड़ी वजह क्या है, उनकी बड़ी वजह यह है कि उन दोनों की जो लोकेशन है वो अलग अलग है, और लोकेशन अलग होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ में नहीं आते। अब एक और चीज है जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, वो क्या था, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। तो इन दोनों तरीके से क्या होता है, इन दोनों तरीकों से क्या रुक जाती है, ऑटोगैमी। इन दोनों तरीके से क्या रुक जाती है, ऑटोगैमी। तो उस वक्त भी मैंने ये बात आपको समझाया था कि ऑटोगैमी का जो प्रोसेस होता है उसको रोका कैसे जाता है। तो ऑटोगैमी के प्रोसेस को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि जो फ्लावर है वो फ्लावर अपने एंथर और अपने स्टिग्मा के डेवलपमेंट के टाइम को चेंज कर देंगे, या फिर एंथर और स्टिग्मा इनकी जो लोकेशन है
वो लोकेशन चेंज हो जाएंगी, वो एक दूसरे के करीब नहीं रहेंगे। जब वो एक दूसरे के करीब नहीं रहेंगे तो उनके बीच में कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा, उनके बीच में कोई राब्ता नहीं होगा। तो ये दो दो प्रोसेस है जिसके जरिए खुद ज़ेरगी के अमल को, सेल्फ पॉलिनेशन के अमल को रोका जाता है और बढ़ावा दिया जाता है पार ज़ेरगी के अमल को, क्रॉस पॉलिनेशन के अमल को। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? आयशा? नो सर। ओके। नहीं है रौनक? सर। हाँ, किसको डाउट है? नहीं सर। अच्छा, नहीं है। ठीक है। नाउ बच्चों, एक और अमल है जो नया है, उसको कहा जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तीसरा जो अमल है जिसके जरिए इन ब्रीडिंग को रोका जाता है प्लांट के अंदर, पौधों के अंदर, वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कौन सा अमल है वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कंपैटिबल और नॉन कंपैटिबल, मैं पहले इसको समझा देता हूं कि इनकम्पैटिबल और कंपैटिबल का मतलब क्या होता है। कंपैटिबल का मतलब होता है वो चीज जो आपकी तरह हो या आपको समझ सकती है। मतलब कोई दोस्त है आपका, वो आपकी बातों को सुनता है और आपको लगता है कि आपने उससे बातें शेयर करना चाहिए, या आपको लगता है कि आपके फादर आपके लिए बहुत कंपैटिबल है तो आप आपके वालिद साहब से बहुत बातें करते हैं। अम्मी को जब भी बोलने जाओ तो अम्मी गुस्सा हो जाते हैं, तो आपके लिए फादर क्या हो जाते हैं, कंपैटिबल, और मम्मी क्या हो जाते हैं, इनकम्पैटिबल। इसी तरह से अगर आपने रेनॉल्ड्स का पेन देखा होगा पुराने जमाने में, तो आप उसका जो ढक्कन है, उसका जो लीड है, आप देखिए कि वो सिर्फ रेनॉल्ड्स को ही लगेगा, फाइन ग्रिप को कभी नहीं लगेगा। और फाइन ग्रिप का जो ढक्कन है या फाइन ग्रिप का जो टिप है, अगर आप उसको रेनॉल्ड्स के पेन में लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पर यही इसी तरह का मीनिंग है कि वो जो ढक्कन है फाइन ग्रिप का, वो सिर्फ फाइन ग्रिप के पेन के लिए ही कंपैटिबल है। अगर किसी और पेन को लगाने के लिए आप जाएंगे तो वो क्या रहेगा, इनकम्पैटिबल। अब यहाँ पर इसी एग्जांपल को यहाँ पर लीजिए कि ये जो फ्लावरिंग होती, ये जो फ्लावर्स होते हैं, इनके अंदर इनब्रीडिंग को रोकने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए जो अमल होता है वो होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यानी खुद के पोलन के लिए वो इनकम्पैटिबल है। खुद के फ्लावर के, खुद एक फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर हमने कहा कि पोलन भी होंगे, उस फ्लावर के अंदर पिस्टल भी होंगे। अगर सेम फ्लावर है, एक ही फ्लावर है, और उसके पोलन और उसके पिस्टल में अगर इंटरैक्शन होता है तो हम उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन हमको सेल्फ पॉलिनेशन करना ही नहीं है। जब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसी फ्लावर के पोलन के और उसी फ्लावर के स्टिग्मा के बीच में कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि उस फ्लावर का स्टिग्मा उसी फ्लावर के पोलन के लिए कंपैटिबल नहीं रहेगा, वो स्टिग्मा उस पोलन के लिए मुनासिब नहीं रहेगा। तो अब ये उर्दू में जो सिंपल वर्ड है वो है मुनासिब। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको समझना है जिसको मैं अब समझा रहा हूँ। सिंपल जो तीसरा अमल होता है उसको कहा इनब्रीडिंग को रोकने के लिए जो तीसरा तरीका है, वो तीसरा तरीका क्या है, वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। वो तीसरा अमल क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और इसको उर्दू में जो ट्रांसलेट किया है वो है खुद बेजोड़पन। इसको उर्दू में जो ट्रांसलेट किया गया है वो क्या है, खुद बेजोड़पन। ये एक जीनी मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसको याद रखना। ये मैकेनिज्म कैसा है, ये जीनी मैकेनिज्म है, यानी ये डिपेंड करता है कि डीएनए की इंफॉर्मेशन क्या है। ये क्या डिसाइड करता है, डीएनए की इंफॉर्मेशन, कि एक ही फ्लावर के डीएनए में किस तरह की मैकेनिज्म, किस तरह की इंफॉर्मेशन है, उस पर बेस्ड है ये मैकेनिज्म। तो ये बेसिकली कैसा मैकेनिज्म है, जीनी मैकेनिज्म है। अब ये जो जीनी मैकेनिज्म है ये क्या करता है, ये सेल्फ पोलन, एक ही फूल के पोलन्स या उसी पौधे के दूसरे फूलों के पोलन्स को या तो उन्हें ना उपजने देगा देकर, या फिर पिस्टल में पोलन की नशोनुमा ना होने देने की वजह से ओव्यूल्स को क्या नहीं होगी, बाराबरी करने देने से क्या करता है, रोकता है। तो अब फर्टिलाइजेशन का अमल ये कैसा रोकेगा, तो फर्टिलाइजेशन के अमल को रोकने के लिए क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल ये स्टिग्मा है और इस स्टिग्मा के ऊपर पोलन आ गया। अब इस पोलन का जब इसके साथ इंटरैक्शन होगा तो वो क्या करेगा, ये जो पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। इस पोलन ट्यूब को वो आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ये जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा वो क्यों, क्योंकि इसके पास जो डीएनए है,
और इसके पास जो डीएनए है वो दोनों भी डीएनए कैसे, एक जैसे। तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जेनिक मैकेनिज्म है, वो पहचान लेता है कि इसका डीएनए और मेरा डीएनए एक जैसा है। अगर डीएनए एक जैसा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये मेरा ही पौधे का है या ये मेरे ही फ्लावर से आया हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है, इसलिए इसको कहा जाता है जीनी मैकेनिज्म। तो यहाँ पर याद रखना कि एक ही फ्लावर का पोलन एक ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अगर जाके उपजने की कोशिश करेगा, वहां पर डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगा, तो वो जो पिस्टल है वो पिस्टल उस पोलन की नशोनुमा को, उस पोलन के डेवलपमेंट को क्या कर देगा, रोक देगा। दूसरा, खुद जेरगी को रोकने का दूसरा तरीका एक जिनसी फूल पैदा करना है। क्या करना है, दूसरा तरीका क्या है, वो एक जिनसी फूल पैदा करना है। अगर नर और मादा दोनों फूल एक ही पौधे पर मौजूद हो, नर भी और मादा दोनों फूल एक ही पौधे पर मौजूद हो, जैसे एरंडी और मक्का, एरंडी और मक्का, तो इससे ऑटोगैमी क्या हो जाती है, रुकती है, मगर गिटैनोगैमी नहीं रुकती। मगर इससे क्या नहीं रुकेंगे, गिटैनोगैमी नहीं रुकेंगे। और कई अनवा जैसे पपीते में नर और मादा फूल मुख्तलिफ पौधों पर मौजूद होते हैं, यानी हर पौधा या तो नर या मादा होता है, दैट इज डेवेसिव। ये कैफियत ऑटोगैमी और गेनेटोगैमी दोनों को क्या करती है, रोकती है। तो यहाँ सिंपल जो चीज आपको याद रखना है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में, वो क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में सिंपल चीज जिसको आपको याद रखना है वो ये है कि जो पिस्टिल है, वो पिस्टिल अगर पोलन उसका सेम फ्लावर का ही है, तो उस पोलन के डेवलपमेंट को वो पिस्टिल क्या कर देंगी, रोक देंगे। इस तरह से वहां पर जो अमल होता है वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का अमल होता है। उसी तरह से खुद जेरगी को रोकने का दूसरा एक और जिनसी फूल यानी जेनेटिक मैकेनिज्म एक और क्या है, तो उसमें वो क्या प्रोड्यूस कर देता है, जिनसी फूल, यानी एक जैसे जीनस वाले फूल। अगर नर और मादा दोनों एक फूल पर मौजूद है, जिसमें एरंडी का एग्जाम्पल है, जिसमें मक्का का एग्जाम्पल है, तो उससे क्या रुक जाती है, ऑटोगैमी, और वहां पर क्या नहीं होगा, दूसरा क्या नहीं होगा, गेटानोगैमी भी वहां पर नहीं होगा। तो यहाँ बहुत अच्छे से इसको याद रखना है कि ये फ्लावर बेसिकली क्या करते हैं, ये अपने पास एक जेनेटिक मैकेनिज्म भी रखते हैं। तो एक तो ये है कि डेवलपमेंट का टाइम चेंज करेंगे, या डेवलपमेंट के टाइम को आगे करेंगे या डेवलपमेंट के टाइम को पीछे करेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा मैकेनिज्म है वो है डीएनए, और ये जो जेनिक मैकेनिज्म है, इसी जेनिक मैकेनिज्म को आज इस्तेमाल किया जाता है। आज जो बायोटेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, या आज जो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें ये जेनिक मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है। और इस जीनी मैकेनिज्म का यूज करके क्या किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन के अमल को रोका जाता है, कि एक ही फ्लावर का पिस्टल और एक ही फ्लावर के पोलन के बीच में कोई भी इंटरेक्शन ना हो, उनके जरिए कोई भी पॉलिनेशन ना हो। तो इस तरह से यहाँ पर याद रखना है कि जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है, वो आउटब्रीडिंग डिवाइस तीन तरह के। एक पहला मैंने बताया कि उसमें वो ड्यूरेशन चेंज कर देगा, उनके डेवलपमेंट का, उनके मैच्योरेशन का टाइम चेंज कर देगा। दूसरा, उनकी लोकेशन चेंज कर देगा, फ्लावर के एंथर की लोकेशन और फ्लावर के पिस्टल की लोकेशन अलग होंगी। तीसरा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसको याद रखिए कि ये आउटब्रीडिंग डिवाइस है। इनको आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब हमारे सामने क्या होता है कि कोई आला होगा। अब यहाँ पर डिवाइस का मतलब है कोई अमल, तो उसको याद रखिए, या तो उनके मैच्योरेशन का टाइम चेंज होगा, या तो उनकी लोकेशन चेंज होगी, या तीसरा अमल जो होगा वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। बच्चों 1 मिनट से भी कम का टाइम है, लेक्चर हमारा कभी भी डिस्कनेक्ट होता। कल हम